आज का हमारा शब्द है संभावना, आशंका, शंका और अंदाजा में क्या कोई अंतर है। संभावना में भविष्य में घटने वाली किसी घटना के प्रति आशा के भाव की अभिव्यक्ति है। आशा का भाव है संभावना में। यह आशा भाव उपयुक्त कारणों के आधार पर पनपता है। जैसे आकाश में बादलों को देखकर मौसम के भविष्यवक्ता वर्षा की संभावना की उद्घोषणा करते हैं। मतलब बादल को देखकर बारिश होने की संभावना आशा का भाव है। संभावना इसलिए सकारात्मक अभिव्यक्ति है। इसके विपरीत आशंका बिना किसी कारण के केवल वहम के आधार पर भी हो सकती है। इसलिए आकांक्षा जो है वो नकारात्मक अभिव्यक्ति है और किसी अनिष्ट, संकट या हानि की अपेक्षा प्रकट करने के लिए ही होती है। ये नकारात्मक है, इसलिए ये कोई भी संकट आ सकता है, कोई हानि हो सकती है या अनिष्ट हो सकता है, उसको प्रकट करने के लिए हम आशंका शब्द का प्रयोग करते हैं। शंका संदेहवाचक है। शंका भी आशंका की भांति अकारण भी हो सकती है और सकारण भी, मतलब बिना किसी कारण के भी हो सकती है और कारण सहित भी हो सकती है। शंका किसी के आचरण या किए हुए कार्य के आधार पर की जाती है और फिर वह चाहे काल्पनिक ही क्यों ना हो, इसलिए इसका संबंध अतीत या विगत से अधिक रहता है। जैसे मुझे शंका है कि चोरी इसी व्यक्ति ने की है, तो इसमें भूतकाल की क्रिया का आधार है। लेकिन इसके विपरीत आशंका भावी गतिविधियों के बारे में प्रकट की जाती है। आशंका जो है वो भविष्य को लेकर हो सकती है और शंका का संबंध अतीत से होता है। ये गतिविधियां यद्यपि पूर्व निर्धारित नहीं होती, काल्पनिक भी हो सकती है, फिर भी इनके प्रति संदेह की गुंजाइश रहती है। चौथा शब्द है अंदाजा। अंदाजा यानी कि इसके पीछे ठोस कारण होना अनिवार्य है। यानी यदि हम अंदाजा भी लगा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण है। यह जो है पूर्व ज्ञान या घटना के परिणाम के आधार पर व्यक्त किया जाता है। यदि आपने कहीं धुआं उठते हुए देखा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ आग लगी है या चूल्हा जला है, क्योंकि आपने पहले भी जब जब धुआं देखा है वहाँ आग अवश्य रही है। तो मुझे विश्वास है कि आपको संभावना, आशंका, शंका और अंदाजा, इन तीनों शब्दों का क्या अर्थ है, इनमें क्या अंतर है, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन वह पर में क्या अंतर है, किसका प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए। लेकिन फारसी का अव्यय है जो उर्दू में होते हिंदी में भी प्रवेश कर गया। पर भी अव्यय है और दोनों का प्रयोग किसी सापेक्ष स्थिति के विवेचन के लिए किया जाता है। पर संस्कृत मूल का शब्द है जिसका दूसरा, दूर का या अन्य आदि अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। और लेकिन का अर्थ है जो है या जो हो, उससे हटकर, उससे बढ़कर। हिंदी में पर अधिकरण विभक्ति के रूप में भी प्रयुक्त होता है, किंतु हम यहाँ उस पर की चर्चा कर रहे हैं जो योजक अव्यय के रूप में दो वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। हिंदी का यह पर संस्कृत के परंतु का संक्षिप्त रूप है जो किन्हीं दो सापेक्ष स्थितियों का दिग्दर्शन करवाने वाले दो वाक्यों के बीच योजक के रूप में आता है। योजक यानी कि दोनों को जोड़ने के रूप में काम में आता है। इसलिए लेकिन और पर में अर्थ की दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपको लेकिन और पर में जो क्या अंतर है वो समझ में आ गया होगा और इसका प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए।